नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12th का एक नया नवेला चैप्टर और चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब सुनिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में आव्यूह और सारणिक को पढ़ा था, इस चैप्टर में उन दोनों ही टॉपिक का मिक्सचर आएगा। मतलब आव्यूह और सारणिक दोनों ही मिक्स होकर के किस में आएंगे, हमारे चैप्टर नंबर 5 में आएंगे। अब देखिएगा, हमने फंक्शन में बात करी थी कि किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए, उसके प्रतिलोम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि उसका एक ही आच्छादी होना अति आवश्यक होता था। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी ये चीज पढ़ा था। अब सुनिएगा, अगर हम आव्यूह की बात करें तो किसी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और रैखिक समीकरणों का इस व्युत्क्रम आव्यूह की सहायता से कैसे हम हल ज्ञात कर सकते हैं, यह भी तरीका हम इस चैप्टर में ही समझेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। तो चलते हैं, एक एक चीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। देखिएगा, व्युत्क्रम आव्यूह से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आव्यूह का सहखंडज क्या होता है। आव्यूह का सहखंडज, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में आव्यूह के सहखंड की बात करी थी और उपसारणिक की बात करी थी। यहां सहखंड नहीं लिखा हुआ है, सहखंडज लिखा हुआ है। उसमें आपका कोफैक्टर और माइनर था, यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, सहखंडज लिखा हुआ है। दोनों में फर्क है। सुनिएगा, अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे n क्रॉस n हेतु एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए आव्यूह का सहखंडज जो होता है वो होता है सी आई जे आव्यूह का ट्रांसपोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सी आई जे क्या होता है, यह सी आई जे होता है क्या, सहखंड आव्यूह। क्या होता है, सहखंड आव्यूह, है ना। इसे बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए नहीं होता, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, परिवर्त ज्ञात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का सहखंड आव्यूह का, तो वह क्या कहलाता है, हमारा सहखंडज कहलाता है। बात समझ में आ रही सभी को। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या चल रहा है। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल ए एक आव्यूह है जिसे हम A11, A12, A21 और A22 से लिख रहे हैं। ठीक है, यह 2x2 का क्या है, वर्ग आव्यूह है। अब सुनिएगा, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, मतलब C11 क्या होगा, C11 हमारे पास क्या होगा, A11 वाली पंक्ति और A11 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, मतलब ये अपने पास क्या आएगा, A22 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 + 1 चेक करो, अगर ये सम संख्या आती है तो प्लस का चिन्ह आएगा और अगर विषम संख्या आती है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब मैं बात करता हूं C12 का, तो 12 वाली पंक्ति 12 वाला स्तंभ छोड़ देते तो A21, 1 + 2 3 होता है, तो क्या आएगा, आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। C21, 21 वाली पंक्ति 21 वाला स्तंभ छोड़ दो तो ये आएगा A12 और आगे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 + 1 3 होता है और 3 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। अब मैं बात करता हूं C22 की, तो C22 का मतलब A22 वाली पंक्ति और A22 वाला स्तंभ छोड़ दो तो A11 आएगा और किसके साथ आएगा, प्लस के चिन्ह के साथ में आएगा। तो ये हमें सारे के सारे क्या मिल गए, इसके सहखंड मिले हैं, कोफैक्टर्स मिले। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कि हम इन सभी सहखंडों को C11, C12, C21 और C22 को हम आव्यूह के रूप में जमा देंगे और फिर उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो हम देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा
वो क्या आएगा, C11 C12, मतलब C11 यहां आ जाएगा, C12 यहां पे आ जाएगा, C21 यहां पे आ जाएगा और C22 यहां पे आ जाएगा। तो हमने ट्रांसपोज ले लिया, उसके पश्चात जो हमें आव्यूह प्राप्त हुई वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। मतलब कि अब हम इन सभी के मान रख देते हैं। मान रखने का मतलब ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान आएगा वो आएगा C11। C11 कितना आया हमारे पास, A22 के बराबर। C21 कितना आया, माइनस का A12 के बराबर। फिर C12 कितना आया, माइनस का A21 के बराबर। और C22 कितना आया यहां से, A11 के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, किसी आव्यूह ए का एडजॉइंट या फिर सखंडज प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको मामला और समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एक बी आव्यूह है, बी आव्यूह हम ले लेते हैं यहां पर ए बी सी और डी। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये आपका 2/2 का। अब सुनिएगा, हर बार आप इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी भी आव्यूह का अगर आपको सखंडज निकालना है और वह आव्यूह 2/2 क्रम के, तो 2/2 क्रम के आव्यूह के सखंडज हेतु, के सहखंडज मतलब एडजॉइंट हेतु है ना, एडजॉइंट हेतु दो चीजें। पहला क्या, विकर्ण अवयवों को आपस में बदलते हैं, आपस में बदलते हैं। ठीक है, विकर्ण अवयव मतलब क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करते हैं हम, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रतिविकर्ण अवयव, प्रतिविकर्ण अवयव, इसे हम बोलते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, मतलब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये दो आपके नियम होते हैं। तो देखिएगा, अगर मुझे इस आव्यूह का एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास विकर्ण अवयव है, इनको तो आपस में बदल दो। बदलने का मतलब है डी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो, मतलब बी का माइनस बी हो जाएगा और सी का हो जाएगा माइनस सी। एक ही स्टेप में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी भी 2/2, ध्यान दीजिएगा, यह किसके लिए केवल रूल है, 2/2 ऑर्डर के वर्ग आव्यूह का यह क्या है, गोल्डन रूल है, टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। किसी 2/2 आव्यूह के सखंडज को प्राप्त करने का यह शॉर्ट तरीका है, सीधी विधि है। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो भाई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सी आव्यूह है, सी मैं ले लेता हूं 2/2 की। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं 1 माइनस का 2 4 और 5। ठीक है, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ सी। बताइएगा एडजॉइंट ऑफ सी कितना होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ सी, ये आपके पास विकर्ण अवयव है, मतलब 1 5 का 5 1 कर दोगे, -2 का +2 करोगे और 4 का क्या कर दोगे, -4। एक स्टेप में ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? अब सुनिएगा कि किसी भी, अब ये जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ये केवल एक ट्रिक मात्र नहीं है कि केवल हमने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। किसका ट्रांसपोज निकाल दिया, सहखंडों का, है ना, सहखंडों का ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये आपको सहखंडज मिल गया, दैट्स इट। इतना ही नहीं है, इस एडजॉइंट का बहुत ही शानदार योगदान होता है किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने में। बात समझ में आ रही? कैसे, बताता हूं। ठीक है,
सहखंडज की सहायता से, सहखंडज की सहायता से वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना, वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। कैसे प्रतिलोम ज्ञात करते हैं देखिएगा। सहखंडज मतलब हम एडजॉइंट की हेल्प से किसी भी वर्ग आव्यूह का हमें प्रतिलोम ज्ञात करना होता है, इनवर्स ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां से देखिएगा। मान लीजिए अपने पास कोई आव्यूह ए है, और अगर मैं इस आव्यूह के को इसके एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करूं, है ना, तो ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये बराबर आएगा अपने पास आई के। किसके बराबर आएगा? आई के। क्लियर? साधारणतया आव्यूह का गुणन जो होता है वह क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। मैंने क्या बोला था? 99% केसेस में ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं आता, लेकिन वो 1% केस मैंने इसीलिए छोड़ा था, आज के दिन के लिए छोड़ा था, जब आपके सामने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान एडजॉइंट ऑफ इंटू ए के बराबर आ गया है। तो यह वहां पे एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? अपवाद हुआ, तो वो अपवाद यहां पर आपके काम आ रहा है। बात समझ में आ रही? ये बराबर होता है किसके? आई के। क्लियर? अब ये आई के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे करके बता देता हूं। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये तो मैंने लिख दिया है, बोले सर हमें क्या पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो सुनिए, अगर मैं ए आव्यूह ले लेता हूं, ठीक है, कौन सी वाली? A11, A12, A21 और A22। बात समझ में आई? अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं, तो आपको अभी पता होगा, मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या? फिर से पीछे वाले पेज पे जाऊं क्या? नहीं ना, सीधा हम निकालेंगे भाई। अब हम समझदार हो गए, हम बड़े हो गए, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का मान? विकर्ण अवयवों को बदलो, मतलब A22 यहां पे आएगा, A11 यहां पे आएगा, और प्रति विकर्ण अवयवों के क्या बदलो? चिन्ह बदलो, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब मुझे सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान i के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है? अभी गुणा करके देख लेते हैं। a की गुणा कर लेते हैं हम एडजॉइंट ऑफ a से, सो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, a है अपने पास A11, ये अपने पास A12, ये है A21 और ये है अपने पास A22। इसका हम गुणा करते हैं एडजॉइंट ऑफ a से, मतलब A22 यहां से आएगा A12 विथ माइनस साइन, यह आएगा माइनस का A21 और यह आएगा अपने पास A11, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 2/2 की है दोनों, मतलब इसका परिणामी भी 2/2 का ही आएगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो A11 की गुणा होगी किससे? A22 से। किससे होगी? A22 से। बात समझ आ रही? अब A12 की गुणा होगी, देखिए A12 की गुणा होगी तो ये A12 आएगा और A21 आएगा। बात समझ में आ रही? फिर पहली पंक्ति की गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ से, तो A11 की गुणा होगी यहां से किसके बराबर? A11 की गुणा होगी अपने पास A12 से, और ये माइनस साइन में, ठीक है, इनटू, है ना। अब क्या होगा? A11 की गुणा माइनस के A12 से होगी और A12 की गुणा A11 से होगी, तो A12 की गुणा A11 से हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे A21 की गुणा इससे होगी, तो A21 की गुणा हो गई A22 से, और माइनस में A22 की गुणा होगी A21 से। इधर A21 माइनस का A21 इंटू A12, ठीक है, और प्लस का A11 इंटू A22। क्लियर है भाई सभी को? अब देखिएगा, ये दोनों समान है, कट गए, ये दोनों समान है, कट गए, मतलब यहां पर आंसर क्या आया? 0 के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव लिखे हुए भाई। क्या लिखे हुए? विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव। अरे ये विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव ए सारणिक के बराबर ही तो होता है, लास्ट क्लास में देखा था। ये आपका 0, ये आपका 0, और ये भी आपका देखो विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव, ये भी आपके पास किसके बराबर? ए सारणिक के बराबर। अब सुनिए, किसी भी आव्यूह के सभी अवयवों से एक निश्चित संख्या उभयनिष्ठ ली जा सकती है, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं? ए सारणिक इंटू क्या लिख रहा हूं? आई लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं?
ए सारणिक इंटू आई लिख रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नियम क्या बताया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए का मान i के बराबर होता है। क्या प्रूफ में i आया क्या? नहीं, प्रूफ में i के गुणा में a सारणिक भी आया, तो हमें ध्यान रखना है ये i इंटू ए सारणिक के बराबर होता है, न केवल i के बराबर। बात समझ में आ रही? अगर ये केवल i के बराबर हो जाएगा तो अपना जो आंसर आएगा वो इससे अलग आएगा, जो कि हमने प्रूफ में देखा। तो हम बोल सकते हैं कि ये केवल i के बराबर नहीं, i इंटू ए सारणिक के बराबर आएगा। क्लियर है? इसका अर्थ यह है कि कभी भी आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की गुणा अगर आप किससे करते हो, a की गुणा एडजॉइंट ऑफ a से करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ a की गुणा a से करो, सदैव आपको i तो मिलेगा, लेकिन गुणा में क्या मिलेगा? a सारणिक भी मिलेगा। क्लियर है भाई सभी को? तो ये a सारणिक इंटू आई के बराबर होगा। बैठ गया मामला। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं किसी आव्यूह के प्रतिलोम की, किसकी बात करूं? आव्यूह का प्रतिलोम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, आव्यूह का प्रतिलोम एवं रैखिक समीकरण। अब आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है देखिएगा। आव्यूह का प्रतिलोम किसी वर्ग आव्यूह a एवं b हेतु यदि a इंटू बी का मान यदि b इंटू ए के बराबर आ जाए और इन दोनों का गुणनफल i के बराबर आ जाए तो सुनिएगा, b आव्यूह जो होता है वह a का प्रतिलोम कहलाता है। b आव्यूह क्या कहलाता है? a का प्रतिलोम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, b आव्यूह a का प्रतिलोम कहलाता है यदि दो आव्यूहों का गुणनफल i के बराबर आ जाए। a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर किसके? i के बराबर आ जाए, तो इस b आव्यूह को हम क्या बोलेंगे भाई? a आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अब थोड़ा दिमाग आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर दिमाग चल रहा है तो थोड़ा सा आप यहां पे गौर कीजिए कि a की गुणा हम एडजॉइंट ऑफ a से कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ a की गुणा हम a से कर रहे हैं, तो हमें i तो मिल रहा है, साथ साथ में a सारणिक भी प्राप्त हो रहा है। तो केवल i बनाने के लिए, केवल दाएं पक्ष में i रहे, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? इस a सारणिक को दोनों के भाग में भेज देते हैं ताकि हमारा ये वाला टर्म मिल जाए। बात समझ में आ रही? कैसे देखिएगा, मैं क्या करता हूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर a सारणिक इंटू i है। ठीक है, तो इस a सारणिक का भाग दे देता हूं, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a सारणिक बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a सारणिक इंटू a बराबर किसके आ गया? i के आया कि नहीं आया? थोड़ा गौर से देखो भाई, ये i के बराबर आ गया। अगर ये i के बराबर आ गया तो ये a हो जाएगा, ये b होगा कि नहीं होगा? ये b हो जाएगा, ये कितना होगा? a होगा। तो ये जो b था वह a इनवर्स के बराबर था कि नहीं था? इस b को हम क्या बोल सकते हैं? a का प्रतिलोम कहलाता है, तो इससे हम b को क्या बोल सकते हैं? a का प्रतिलोम मतलब क्या होगा? a इनवर्स ही होगा। b को हम क्या बोल सकते हैं? अरे भाई a की गुणा b से कर रहे हैं, b की गुणा a से कर रहे हैं, बराबर i आ रहा है, तो इस b को हम क्या बोल सकते हैं? a का प्रतिलोम आव्यूह। तो a का प्रतिलोम आव्यूह किससे निरूपित करेंगे? a इनवर्स से। तो सिंपल सी बात है कि a इंटू इस पूरे को a इनवर्स लिखूंगा बराबर क्या? a इनवर्स इंटू क्या? a बराबर किसके? i के। अरे समझदार हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी भी आव्यूह का जब प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसका एडजॉइंट ऑफ a निकालिए और उसमें भाग दीजिए उस आव्यूह के सारणिक का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उस आव्यूह का प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर हुई भाई सभी को, है ना? अब सुनिएगा, इस पर आधारित और सवाल देख लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होगी। देखिए, मैं मानता हूं यहां पर हमारे पास एक आव्यूह a है जो कि हमारे पास 2, 4, 5, 7 है। ठीक है, अब ये 2 बाई 2 का है, हमें ज्ञात करना है इसका a इनवर्स।
एक तो हमने कैसे ज्ञात किया था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ज्ञात किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ज्ञात किया था। लेकिन यहां हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, और किसकी सहायता से? सारणिक गुणधर्म की सहायता से। मतलब यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या ज्ञात करेंगे? इस आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। इसीलिए तो इसे बोलते हैं सारणिकों के गुणधर्म द्वारा क्या ज्ञात करना? किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो वही बात, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए सारणिक के बराबर। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए सारणिक के बराबर। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बताया, एक नहीं दो एग्जाम्पल से बताया। क्या होगा भाई? ये होगा आपके पास 7 आएगा, 2 आएगा, माइनस का 4 आएगा और माइनस का 5 आएगा। अब सुनिएगा, ए सारणिक भी निकाल देते हैं। ए सारणिक कैसे आएगा? 7 गुणा 2 माइनस का 5 गुणा 4, 7 गुणा 2 14, माइनस 5 चौक 20, आंसर कितना आएगा? माइनस का 6। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा माइनस का 1/6, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना? 7 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। और चाहो तो इसे अंदर गुणा भी कर सकते हो। तो जैसे हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंदर माइनस का 7/6, ये आपको 4 मिलेगा और बट्टे में 6, इधर माइनस का 5/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस का 2/6। क्लियर है भाई? और हल करना है तो और हल कर देते हैं। माइनस का 7/6 ये आपको मिलेगा 2/3, ये 5/6, और ये आपके पास माइनस का है ना, माइनस का 1/3 के बराबर। तो ये अपने को मिल गया क्या? ए इनवर्स प्राप्त हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको सारणिक के गुणधर्म के बारे में समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के बाद में उसको ए सारणिक से भाग दिया, और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें उस आव्यूह का प्रतिलोम प्राप्त हो गया। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बी आव्यूह है, ठीक है। बी आव्यूह का मान मैं यहाँ पे 2 और 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 और 5 ले लेता हूँ, ये भी 2/2 का है, ठीक है। तो बी इनवर्स का मान किसके बराबर? अभी बताया था एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, इस बार आव्यूह बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे, और डिवाइड बाय सारणिक भी किसका लेंगे? बी का लेंगे। इतनी तो समझदारी आप रखिएगा। बी आव्यूह है तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का सारणिक। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। एडजॉइंट ऑफ क्या ज्ञात करेंगे? बी ज्ञात कर। एडजॉइंट ऑफ बी ज्ञात करने का तरीका तो भाई अब तो कोई नींद में भी पूछ ले ना। क्या करोगे? विकर्ण अवयव को चेंज कर दो भैया। क्या आएगा? 10 आएगा, 2 आएगा। प्रति विकर्ण अवयव के साइन चेंज कर दो, -5 और कितना आएगा? -4। 1 सेकंड का काम। क्या एडजॉइंट ऑफ ए उसी क्रम का आएगा क्या? जी हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए भी उसी क्रम का आएगा, और ए इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ बी भी उसी क्रम का आएगा, और बी इनवर्स भी उसी क्रम का आएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं बात करता हूं बी सारणिक की, है ना, तो विकर्ण अवयव मतलब 2 गुणा 10 माइनस का 5 गुणा 4, 2 गुणा 10 20 माइनस का 20 बराबर 0। अरे 0 आ गया भाई। अब किसी आव्यूह बी का सारणिक 0 आ गया। अगर हम बी इनवर्स ज्ञात करने की बात बोलें तो एक बार मैं लिख भी दूं 10 - 5 - 4 2, अगर मैं इसको 0 से भाग दूंगा तो क्या यहां पर 0 से भाग देने पर यह क्या परिभाषित होगा क्या? अरे भाई 0 से भाग देने पर बी इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान यदि 0 आ जाता है तो वह आव्यूह का प्रतिलोम अपरिभाषित होता है, और ऐसी आव्यूहों को अवित्कर्मण्य आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलते हैं। अर्थात ऐसी आव्यूह जिनके सारणिकों का मान 0 के तुल्य आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से बट्टे में 0 आ गया तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसका प्रतिलोम निकलेगा क्या? प्रतिलोम नहीं निकलेगा। जिन आव्यूह का प्रतिलोम नहीं निकलता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल
मेट्राइसिस बोलते हैं या फिर बोलते हैं अवित्कर्मण्य अवयव। बात समझ में आ रही नहीं? तो हम साफ शब्दों में बोलेंगे कि बी इनवर्स, कौन सा इनवर्स? बी इनवर्स परिभाषित नहीं है, बी इनवर्स इज नॉट प्रेजेंट, है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, है ना, बी इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये मामला आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, इसका मतलब ये है कि किसी आव्यूह के प्रतिलोम हेतु, किसी आव्यूह के व्युत्क्रमण्य, अच्छा वर्ड है भाई, व्युत्क्रमण्य मतलब इन्वर्टिबल होने हेतु उस आव्यूह का सारणिक अशून्य वास्तविक मान होना चाहिए, अशून्य वास्तविक मान होना आवश्यक है। ठीक है, यहां मैं वास्तविक क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमारी क्लास 12th तक वास्तविकता के लिए आपका आयोटा में नहीं जाते। हालांकि यह आपका आयोटा की फॉर्मेट में भी हो सकता है। कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर वास्तविक कैसे लिख दिया आपने? अगर आव्यूह में आयोटा वाला मामला हो गया तो, किसी सारणिक का मान आयोटा में आ गया तो, किसी सारणिक का मान एक ऐसी संख्या आ गई जो वास्तविक ही नहीं है तो सुनिएगा, तो उसका जवाब यह है कि वास्तविक होना चाहिए, लेकिन अगर काल्पनिक होगा, आयोटा की फॉर्मेट में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्लास 12th के आपके बुक की समय या सीमा रेखा से ये चीज परे चली जाती है। आयोटा भी हो सकता है, अरे हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, जो मान आएगा उससे हम भाग दे देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जो भी सारणिक का मान आएगा उससे हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, लेकिन अशून्य होना चाहिए, जो भी हो, वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जब बट्टे में आया है उसने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए हैं, तो ये युद्ध यहां पर नहीं होना चाहिए। और उसका मान क्या होना चाहिए, उसका मान सारणिक में अशून्य वास्तविक मान होना चाहिए, जीरो कहीं पे भी सारणिक का मान नहीं आना चाहिए। ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो जब ए इनवर्स आएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए सारणिक के मान में ए सारणिक का मान शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। बैठ गया मामला भाई सभी के? ठीक है, अब ये तो मैंने आपको अभी 2x2 का बताया। ठीक है, क्या 3x3 का भी प्रतिलोम परिभाषित है? अरे 3x3 का तो क्या 4x4, 5x5 और n/n आव्यूह का भी क्या होता है, प्रतिलोम परिभाषित होता है। तो बोले सर 3x3 का कैसे निकालोगे? अरे 2x2 का जैसे निकाला वैसे सेम टू सेम 3x3 का निकलेगा, लेकिन उसमें यह नियम है कि उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, हमें नियम वही चलाने हैं, हमें तरीका वही प्रयोग में लेना है जो वास्तविकता में बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने एक आव्यूह ले लिया ए, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, ये हमने एक आव्यूह ले लिया 3x3 क्रम का। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्लियर है? अब सुनिएगा, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या, ए सारणिक होता है। ठीक है, अब विधि वो की वही, क्या इसमें हम क्या करेंगे, ए का सहखंड, ए का सहखंड जिसे हम क्या बोलेंगे, C11 बोलेंगे। तो ए वाली पंक्ति और ए वाला स्तंभ छिपा दो, तो क्या आएगा आपके पास, यहां से EF आएगा और क्या आएगा, HI आ जाएगा। उसी प्रकार से बी का सहखंड, बी का सहखंड क्या आएगा, इसे हम C12 बोलेंगे। तो 1 वाली पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छिपा दो, तो आपको कितना मिलेगा, D F और G I। वैसे चलते 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 हम क्या करेंगे, लास्ट में I का सहखंड, I का सहखंड कैसे निकालेंगे भाई,
आई वाली पंक्ति और आई वाला स्तंभ छोड़ देंगे। अब एक चीज मेरे को बताना, C12 है ना आपके पास, तो आगे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। फिर आपके पास ये आई का मतलब C33 का मान ना, C33 प्लस का आएगा, आई वाली पंक्ति आई वाला स्तंभ, तो ये A B और D और E आ जाएगा, ये 2/2 का। जैसे आपको ये सारे मान प्राप्त होंगे, आप क्या करेंगे, इन सभी को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को एक बॉक्स में डालेंगे, मतलब CIJ वाली एक आव्यूह बनाएंगे जो कि इन सभी के सखंडों से मिलकर के बनी है। फिर उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद में उसमें ए सारणिक का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बैठ गया मामला भाई सभी के, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी आव्यूह का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हम यहां पे देखेंगे कि किसी आव्यूह के प्रतिलोम और उसके सहखंड से संबंधित कुछ नियम हैं, वो नियम मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और वो नियम जो है वो आपको यहां पर समझने भी अति आवश्यक है, ठीक है। एक एक करके हम नियम देखते हैं, एक एक करके हम प्रमेय देखते हैं। यहां पर देखिएगा कैसे। सबसे पहला नियम और सबसे पहला प्रमेय है कि किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए सारणिक का मान नॉन जीरो है। मैंने ये चीज आपको बताया भी अभी, ठीक है। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय 1, थ्योरम 1 क्या है, किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, का अस्तित्व है, डिफाइन है या एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए सारणिक का मान नॉन जीरो, ए सारणिक का मान क्या हो, नॉन जीरो। बात सुन भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा भी था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय ए सारणिक का मान, ठीक है, यह किसके बराबर आया था अपने पास, i के बराबर आया था, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं a इंटू ए इनवर्स बराबर किसके, i के, तो a इनवर्स जो आया है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय ए सारणिक के। तो प्रतिलोम तभी परिभाषित हो सकता है, ए इनवर्स का वैल्यू तभी आएगा जब ए सारणिक का मान क्या हो, ए सारणिक का मान नॉन जीरो हो, अशून्य राशि हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, पहला प्रमेय है, इसका अस्तित्व तभी हो सकता है किसी आव्यूह के आव्यूह वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट मैं बात करूं कि किसी व्युत्क्रमण्य आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर 2, ठीक है। किसी व्युत्क्रमण्य, व्युत्क्रमण्य का मतलब क्या होगा, इन्वर्टिबल, आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम मतलब होगा इनवर्स, जो होता है अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक होता है, ठीक है। अर्थात अगर कोई ऐसी आव्यूह है जो कि इन्वर्टिबल है, मतलब उसके ए सारणिक का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो उसका इनवर्स जो होगा वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने का मतलब है कि दुनिया में अगर कोई एक आव्यूह बन गई है, अगर वो एक आव्यूह अद्वितीय मतलब उसकी जैसी कोई दूसरी आव्यूह नहीं है, तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, यूनिक होगा, उसके अलावा उसके जैसा कोई और नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई आव्यूह ए है, उसका कोई एक प्रतिलोम डिसाइड हो गया, तो दुनिया की कोई और आव्यूह उस प्रतिलोम का स्थान नहीं ले सकती, ठीक है, उस प्रतिलोम की जगह नहीं ले सकती। इसी को बोलते हैं यूनिकनेस या फिर
अद्वितीयता। क्लियर है भाई सभी को? इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊं तो प्रूफ देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक अवयव A है, इसका मैं गुणन करता हूं B से और B का गुणन करता हूं A से, तो मुझे I प्राप्त होता है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया। फिक्स क्या हो गया? B जो होगा वह क्या होगा? A इनवर्स के तुल्य होगा। बात समझ में आ रही है ना? B जो होगा क्या होगा? A इनवर्स के बराबर होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि दुनिया में एक ऐसी C अवयव है, B के अलावा भी एक ऐसी C अवयव है जो भी इस नियम का पालन करती है। मतलब मैं बोलता हूं A की मैंने C से गुणा की, C की मैंने A से गुणा की और बराबर किसके आया हमारे पास? I के बराबर आया। क्लियर है भाई? अब मुझे यह सिद्ध करना है, यदि मैं सिद्ध कर देता हूं कि B का मान C के बराबर है, यदि मैं सिद्ध कर देता हूं कि B का जो मान है वो C के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, यह सिद्ध करते ही हमें हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि C अगर B के बराबर है तो B के अलावा कोई ऐसी अवयव नहीं है जो कि इस A का क्या प्राप्त हो सके? प्रतिलोम प्राप्त हो सके या प्रतिलोम के बराबर हो सके। ठीक है, देखते हैं अब इसको। देखिएगा, यहां से हमें B को बराबर C के सिद्ध करना है। तो अगर मैं यहां से देखिएगा, AB का मान हमारे पास I के बराबर है। ठीक है, AB का मान किसके बराबर? I के बराबर। तो देखिए, अगर मैं लिखूं यहां पर AB बराबर हमारे पास किसके? I के बराबर है, और AB के साथ में AC का मान भी किसके बराबर है? I के बराबर है। क्लियर है? वहीं अगर मैं बोलूं BA का वैल्यू भी हमारे पास किसके बराबर है? I के बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ CA का वैल्यू भी किसके बराबर है? हमारे पास I के बराबर। अर्थात अगर मैं किसी A अवयव का I से गुणा करूं, ध्यान देना, A अवयव का किसी I से गुणा करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? A प्राप्त होगा। अब देखिएगा, I को मैं क्या लिख सकता हूं? I को मैं AB लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखिएगा, I को मैं क्या लिख सकता हूं? AB लिख सकता हूं। ठीक है, तो I को मैंने क्या लिख दिया? यहां पर AB लिख दिया। क्लियर है? बराबर किसके? A के। उसी तरीके से यहां पर AI की गुणा हमारे पास I के बराबर आती है। अब यहां पर इस I को मैं क्या लिखता हूं? इस I को मैं लिख देता हूं क्या? CA के बराबर। क्लियर है? अब देखिएगा, AI का मान A के बराबर, A इंटू CA का मान भी किसके बराबर? A के बराबर। अब आप खुद देख सकते हो, A इंटू AB बराबर A के, A इंटू CA बराबर किसके? A के। क्लियर है?
तो अगर मैं बात करूं इनके गुणन की तो a इंटू ए इंटू बी, यहां पर a इंटू सी इंटू क्या आएगा अपने पास a के बराबर आएगा। या फिर एक और काम कर सकते थे, यहां पे इसके स्थान पर मैं क्या लिखूं a इंटू आई के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं ए सी भी लिख सकता हूं ना, तो ए सी आएगा। तो a इंटू ए सी ए के बराबर आ रहा है, a इंटू ए बी किसके बराबर a के आ रहा है, इसका मतलब b का मान किसके बराबर होगा c के बराबर होगा, तभी तो ये चीज क्या होगी संभव होगी। तो हम बोल सकते हैं कि b आव्यूह बराबर किसके होगा c के बराबर होगा, तभी ये चीज और ये मान संभव है। तो हमारा जो आव्यूह b है वह आव्यूह c के बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी आव्यूह के इन्वर्टिबल होने या उसके इनवर्स निकालने के लिए उसका यूनिक होना अति आवश्यक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। थैंक यू।